सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है, यानी हमारी करेंसीज फॉल करती है, जो लोग भी बाहर रहते हैं, जो लोग भी डॉलर कमाते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों आ जाती है? पहले वो अपने घर पे $100 भेजते थे, तो जब उनके घर वाले उसको कन्वर्ट कराते थे तो उनके हाथ में कितना पैसा आता था। लेकिन अब जब उनके घर वाले उसी पैसे को कन्वर्ट कराते हैं तो कितना मिल रहा है? मुस्कुराहट आई ना, 200 रुपए से। ठीक है, तो जब भी हमारी करेंसी कमजोर होगी, हमारे ही अपने लोग जो कि वो वाली करेंसी कमा रहे हैं, यानी यूएस डॉलर कमा रहे हैं, वो वहां पे बैठ के सुकून में रहेंगे और उनके घर वाले भी सुकून में रहेंगे कि अब ज्यादा पैसा मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि $100 तो कोई भेजेगा नहीं, और भेजते भी हैं। भाई अगर आपके कोई रिलेटिव रहता होगा, आप कहते हो कि भाई कुछ डॉलर भेज दो, तो कहे कितना भेज दे? अरे भेज दो यार $25-50। तो $50 भी अगर भेज देगा तब भी 1-2 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक गैप हो जाएगा, 100-200 रुपए का, तो वही आपके लिए बहुत है। ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द डेप्रिसिएशन, ये तो डेप्रिसिएशन था। अगर हम डेप्रिसिएशन में, हमने एक्सपोर्ट में बात किया कि भाई डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट करना क्या होता है? प्रॉफिटेबल हो जाता है, होता है ना। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा? लॉस होगा हमारे लिए। ठीक है, दिस विल बी प्रॉफिट एंड दिस विल बी लॉस। ठीक है, क्यों लॉस रहेगा भाई? जल्दी से बताओ सोच के। व्हाई इट विल बी लॉस फॉर अस? क्योंकि हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। पहले 7600 हम पे कर रहे थे, अब कितना पे कर रहे हैं? 7800 हम पे कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए ना, पहले अगर हम दुकानदार से 100 सामान खरीद रहे थे और $1 के हिसाब से हम पे कर रहे थे, यानी $1 के हिसाब से 76, तो 7600 रुपए पे करना पड़ रहा था। अब 100 फिर से मंगवा रहे हैं, यूएस कॉल किया, दैट गाय सेड ओके आई विल सेंड यू द 100 गुड एंड जस्ट गिव मी द पेमेंट, सेंड मी माई $1। तो आपने कहा कि ओके आई विल सेंड यू $1। जब आप एक्सचेंज रेट पे गए तो उस बंदे ने कहा कि भैया 76 नहीं रह गया, अब 78 हो गया। तो अब आप कितना एक्स्ट्रा लगा रहे हो अपनी तरफ से? 200 रुपीज आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो। बात समझ में आई? ओके, नाउ टॉक अबाउट द एप्रिसिएशन। अगर हम एप्रिसिएशन की बात करें, और एप्रिसिएशन में अगर हम फिर से एक्सपोर्ट पे चर्चा कर रहे हैं, और एप्रिसिएशन में अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के केस में तो हमारा इंपोर्ट प्रॉफिटेबल रहेगा। काफी डिटेल डिस्कशन हमने उस पर किया है। ठीक है, डिटेल डिस्कशन एक बार फिर से हम कर लेते हैं। यही वाली कंडीशन ले लेते हैं। एक बंदा था जो हमारा सामान मंगवाता था, यानी इंपोर्ट के केस में एक तरीके से हम सामान को मंगवाया करते थे। ठीक है, तो जब सामान को मंगवाया करते थे तो हम लेट सपोज कि 100 सामान मंगवाते थे और उसको $1 का पेमेंट करते थे, तो 76 के हिसाब से उसको कितना पेमेंट करते थे? 7600। एक्चुअली उसको 7600 ही हमको पेमेंट करना था, 7600 हमने पेमेंट कर दिया। अब 100 सामान मंगवा के $1 के हिसाब से जब हम रेट लगवाते हैं तो कितना उसके किए पहुंचेगा? 7800, यानी 200 रुपए हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, क्योंकि पेमेंट उसको कितना है करना है? 7600 करना है। ठीक है, 200 रुपए हमारा बच गया। यानी इंपोर्ट के केस में तो हमको फायदा होगा, लेकिन अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी तो एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा? लॉस होगा। कैसे होगा बताइए? क्या हुआ? कैसे? हाँ, 74 हो गया है। ये इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए जरा सा ध्यान से देखिए कि लेट सपोज कि एक बंदा था जिसने, ये हमने पूछा कि भाई तुम्हारा ये गुड्स जो है इसकी क्या कॉस्ट है,
तो उसने कहा कि भाई ये गुड्स आपको $5 पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, $5। ठीक है, तो हमने उससे कहा कि एक काम करो कि 1000 हमारे पास भिजवा दो। अब $5 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू, लेट सपोज कि हमारा एक $US कितने के बराबर चल रहा है, ₹72 के बराबर चल रहा है। बात को ध्यान से सुनिएगा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्रिसिएशन। जब हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब हमें कम पैसा लगा के $1 मिल जाए। ठीक है, तो हम इसका मतलब मजबूत सिचुएशन में है। मैंने क्या कहा कि आई जस्ट कॉल टू अ ट्रेडर इन इंग्लैंड एंड आई सेड दैट आई वांट 100 कमोडिटीज ऑफ योर्स, हमको 100 कमोडिटी आपकी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। हमने पूछा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, तो उसने कहा कि $5 एक गुड्स की प्राइस है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 5 से किसका कंपैरिजन करोगे, अपनी करेंसी का करोगे, 5 इंटू 7200। तो करिए करिए, तो ये कितना निकल के आएगा, 5 टू 10, 5 7 35, 360। तो अल्टीमेटली आप पेमेंट कितना करोगे, 1000 इंटू 360 विच विल बी इक्वल टू आई थिंक 3,60,000, यानी 3,60,000 इंडियन रुपीज का आप पेमेंट कर रहे हो। बहुत ध्यान से बात सुनिए, मैंने क्या बोला, 3,60,000 इंडियन रुपीज का पेमेंट कर रहे हो 1000 गुड्स को एक्वायर करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉलर, मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अभी मैंने ये बताया था कि डोमेस्टिक करेंसी को आप जब डिस्कस करोगे तो फॉल और इंक्रीज किसके टर्म्स में देखोगे, डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में देखोगे। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, 1000 गुड्स बनाया, $5 was the cost of each good, तो 5 into 72 equal to 360, 1000 गुड into 360 means 3,60,000 इन्वेस्ट करना पड़ा है 1000 गुड्स को एक्वायर करने के लिए। अब अगेन हमने उसको कॉल किया, मैंने 1 महीने बाद कॉल किया, उससे कहा कि यार अगेन आई वांट 1000 ऑफ योर कमोडिटी, सो जस्ट सेंड मी ऑल दोस commodities. So he said that okay, just go with the payment. Now you have to pay the same price, $5. उसने कहा कि आपको अभी भी सेम ही प्राइस पे करना है, $5। I said okay. अब मैं क्या करूंगा, $5 से कंपैरिजन किया तो पता चला कि $1 कितने पे आ गया है, 70 पे आ गया। मेरी करेंसी क्या हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है, इंक्रीज हो गई है इसकी वैल्यू। तो कितना निकल के आया, 350। तो यानी 1000 इंटू 350 इज इक्वल टू 3,50,000। यानी पहले मुझको 1000 कमोडिटी या 1000 गुड्स which I was purchasing or which I was importing from New Zealand or Australia, and for that I was involving 3,60,000 of Indian rupees. Okay, now when the value of my Indian currency has gone up, जब हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब कि हम कम पैसा पे करके $1 खरीद सकते हैं, यानी हमारा जो इंडियन रुपीस है वो मजबूत हो गया है डॉलर के कंपैरिजन में। तो अब मैं 3,50,000 इंडियन रुपीस ही लगा के सेम अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज कर सकता हूं नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया से। बात समझ में आई? ठीक है, सो दिस इज हाउ द गेम ऑफ दिस एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन is being played in the international market। ये इसी तरीके से चलता है कि करेंसीज डेप्रिशिएट हो रही हैं या करेंसीज एप्रिशिएट हो रही हैं, तो उसके हिसाब से उसका इफेक्ट हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे देखते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that what is the demand of this foreign exchange, why we are demanding this foreign exchange, क्या जरूरत पड़ जाती है। Okay, so now write down demand for foreign exchange, reason for the demand of foreign exchange. Reason for the demand for foreign exchange. First one is import of goods and services. Import of goods and services. Second one is
tourism, third one is a unilateral transfers, purchase of asset in foreign countries, and fifth one is a speculation. ओके, हाँ कर दीजिए. Now see the very first point, that is import of good and services. Just now we made a discussion, and just now and when I started the chapter, at that time I told you that if you want to purchase the goods of country other than your own country, so for that you need to have a currency of that particular country. If you want to purchase the good from, let's suppose, from Europe, if you want to purchase the goods from Africa or the Asia or some other part of the world, so in that very circumstances you need to have a currency of that particular country, or you need to have a currency in terms of this US dollar, which we discussed a lot. ठीक है, यानी एटलीस्ट आपके पास यूएस डॉलर रहनी चाहिए या फिर उनकी अपनी करेंसी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जो ये बात कहते हैं कि सी वी डोंट वांट यूएस डॉलर, जस्ट गिव अस पेमेंट इन आवर ओन करेंसी. ठीक है, तो उससे क्या फायदा होता है? नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ सम कंट्री started making the claim that we don't want to make the payment or we don't want to get the payment in the US dollar, if you want to have a trade with our country, then in that very circumstances you are supposed to make the payment in our country. कैसे ये बेनिफिशियल साबित होगा उस कंट्री के लिए, बता सकते हैं? जैसे अभी साल डेढ़ साल पहले व्हेन इंडिया मेड टाई अप विद ईरान, इंडिया ने एक टाई अप किया ईरान से कि दैट वी आर गोइंग टू परचेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोल और डीजल और व्हाटएवर. एट दैट टाइम द ईरानियन मिनिस्टर सेड दैट यू कैन मेक द पेमेंट इन आवर करेंसी. आप हमारी करेंसी में पेमेंट करिए, हम आपकी करेंसी में पेमेंट करेंगे. इससे होता क्या है कि इन दोनों करेंसीज की डिमांड बढ़ जाएगी. ये दोनों करेंसीज जो हैं, दोनों कंट्रियां जो हैं, इनकी करेंसीज खरीदना शुरू कर देंगी. यानी इंडिया को बहुत सारा पेट्रोल इंडिया ज्यादातर ईरान से खरीदता है. अब जब ईरान से खरीदता है और ईरान ने ये कहा कि सी देयर इज नो नीड टू मेक द पेमेंट इन डॉलर की जरूरत नहीं है, तो मान लीजिए कि इंडिया $100 अपने पास रखता था और उस $100 में से हर बार $25 का पेमेंट कहां पे कर देता था? ईरान को कर देता था. ईरान ने कहा कि देयर इज नो नीड टू मेक द पेमेंट इन द डॉलर. तो अब डॉलर कितना इंडिया अपने पास रखेगा? 75 ही रखेगा और 25 ईरानियन करेंसी को अपने पास रखेगा. तो यानी पहले अगर ईरानियन करेंसी जीरो रहा करती थी इंडिया के पास, तो अब ईरानियन करेंसी की डिमांड बढ़ गई. अब इंडिया ज्यादा रखेगा अपने पास, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट करने के लिए तो उसको ईरान की करेंसी यूज करना है. इन द सेम मैनर ईरान अगर अपने पास $100 रखा करता था, तो अब वो 25 कौन सी करेंसी रखेगा? इंडियन रुपीस रखेगा. इसका मतलब दोनों कंट्री ने एक दूसरे की करेंसी को इनहैंस किया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, उसकी डिमांड को मार्केट में इंक्रीज कर दिया. आई थिंक इट इज सिंपल. समझ में आई? ठीक है, तो ये भी फंडा बहुत सारे कंट्री अपनाते हैं कि डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ना है भैया. तुम अपने कंट्री, तुम अपनी करेंसी में, हम तुमको पेमेंट कर देंगे, तुम हमें हमारी करेंसी में पेमेंट कर दो. यानी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, इसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी. इसी वजह से ये एक ट्रिक भी की जाती है कि दूसरे की करेंसी को अगर घटाना, जैसे इस वक्त टर्किश लीरा के साथ कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है कि उसकी वैल्यू फॉल कर रही है. तो कैसे कराया जाता है? उसमें क्या करते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो टर्किश लीरा को मार्केट के बाहर करते हैं, यानी सेल करना शुरू कर देते हैं, बहुत तेजी से सेल करते हैं और डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं. बहुत तेजी से डॉलर खरीदने लगते हैं, बहुत तेजी से. और इसी वजह से द प्रेसिडेंट ऑफ टर्किश, द रेजेप तैयब एर्दोगान, उसने एक बात कही अपने लोगों से कि एक काम करो, तुम यूएस डॉलर बेचना शुरू करो और टर्किश लीरा खरीदना शुरू करो. तो जैसे ही वो डॉलर बेचना शुरू करेंगे और टर्किश लीरा खरीदेंगे, तो खरीदने का मतलब डिमांड होगी, डिमांड का मतलब वैल्यू अपने आप ऊपर जाना शुरू हो जाएगी.
बात समझ में आई? तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी गेम खेला जाता है एक दूसरे की करेंसी को डाउन करने के लिए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द टूरिज्म। देखो, इफ यू वांट टू विजिट द स्विट्जरलैंड, ओके, इट्स अ टूरिज्म हब, तो वहां पे अगर आप जा रहे हो तो स्विस करेंसी आपके पास रहनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप आजमगढ़ के ही किसी फॉरेन एक्सचेंज से स्विस करेंसी कन्वर्ट करा लोगे, बैंक से कन्वर्ट करा लोगे, या फिर आप क्या कर लोगे, या फिर आप ये करोगे कि भाई एयरपोर्ट से करा लोगे, या फिर आप स्विट्जरलैंड में पहुंचोगे तो वहीं पे 25-50 हजार रुपए दे के स्विस करेंसी में आप कन्वर्ट करा लोगे। ओके, then unilateral transfer is also called as one way transfer। वन वे ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ? वन वे ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज वन ऑफ योर रिलेटिव लिव्स इन दुबई, और ये उन्होंने इंडिया में कुछ सामान गुड्स भेजा, तो ये क्या है कि वन वे ट्रांसफर है। इसके बदले आपको कोई पेमेंट नहीं करना, उन्होंने गिफ्ट दिया आपको, ठीक है, आपकी बर्थडे पे ही जस्ट सेंड अ मोबाइल फोन और सम शर्ट, ट्राउजर्स और शूज और व्हाटएवर, ठीक है। Purchase of asset in foreign currency. Let's suppose that you wanted to purchase an asset in the Dubai, you wanted to purchase a hotel in Dubai, or you wanted to purchase, any kind of asset in some other part of the world. तो अगर एसेट खरीदना है तो उनकी करेंसी तो आपके पास होनी चाहिए, इंडियन रुपीज लेके तो आप खरीदोगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की बहुत बड़ी डिमांड होती है। लास्ट वन इज अ स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब ये होता है कि जैसे वैल्यूज जो होती हैं, ये स्पेक्यूलेट किया जाता है कि वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो यही काम ही करते हैं। जैसे आपको पता है कि शेयर मार्केट में जो ये दलाल होते हैं, जिनको हम, जो बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट भी है, इसी नाम से है। तो जैसे लाइक देयर वाज अ वेब सीरीज अभी जस्ट आई थी, हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर एक सीरीज आई थी, सोनी की एक सीरीज थी। उसमें बेसिकली वो क्या करता है, वो यही करता है कि मतलब, मैंने पूरी तो देखी नहीं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि दलाल बेसिकली मिडिल मैन करते ही यही हैं कि वो वैल्यू जब बढ़ती है तो वो देखते रहते हैं। उन्होंने देखा कि अच्छा, कल जो थी डॉलर की वैल्यू 76 थी, आज 76.25 चली गई है, यानी वैल्यू बढ़ गई। यानी पहले 76 रुपए देके एक डॉलर एक्वायर करना पड़ता था, अब 76.25 मिलेगा एक डॉलर के बदले। तो वो क्या करेंगे? डॉलर बेच देंगे, जल्दी जल्दी डॉलर बेचेंगे। तो जैसे मान लीजिए लेट सपोज कि मेरे पास $1000 पड़ा, ध्यान से सुनिए, मेरे पास $1000 पड़ा है। मैंने देखा कि यार डॉलर की वैल्यू कल तो चल रही थी 76, तो अगर यानी कल मैं कन्वर्ट कराता तो मेरे हाथ में इंडियन रुपीस कितना आता? 76,000। उसने देखा कि यार आज 76.25 हो गया है, तो अब कितना उसके पास आएगा? तकरीबन 76,250 आई थिंक, सही है, इतना ही आएगा ना। 250 रुपए का यानी बेनिफिट है। तो वो क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? सारा का डॉलर डॉलर बेच दूंगा, जल्दी जल्दी बेचूंगा। और रिवर्स कंडीशन में क्या करूंगा? अगर डॉलर सस्ता हो गया तो मैं जल्दी जल्दी खरीद लूंगा। जैसे होता है ना कि कंज्यूमर मार्केट में क्या सस्ता सामान है खरीद लेगा, और बेचने वाला सप्लायर होता है, महंगा हुआ तो बेच देगा। तो एक बार आप बायर बन जाओ, एक बार आप सप्लायर बन जाओ, सिंपल बात है। यहाँ पे आप क्या बन गए? सप्लायर बन गए। महंगा हुआ, बेच डाला सब कुछ, उसके बाद रिवर्स कंडीशन हो गई, 76 से मान लीजिए 74 हो गया, आप बायर हो गए, जल्दी जल्दी खरीद लो, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन के भी थ्रू बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट की जाती है, या फिर बहुत सारा पैसा हम कमाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज rise reason for rise in demand for foreign currency। Just write one or two point. One first point, when a foreign currency becomes cheaper,
in terms of domestic currency, in terms of domestic currency, it promotes tourism to that country. Tourism to that country. Second, when price of foreign exchange fall, foreign currency falls, when price of foreign currency falls, comma, its demand rises, its demand rises as more people want to make gains, wants to gain, as its demand rises as more people wants to gain from speculative activities, as more people wants to gain from speculative activities. यानी जब तक कॉस्टली है, देखो इधर यहां पे देखो ध्यान से, लेट सपोज जब 76 है, ठीक है, तो आप कम डिमांड करोगे, लेकिन जब 74 होगा अचानक से डिमांड भागेगी। बात समझ? एज अ बायर यू जस्ट थिंक, सामान महंगा है आप कम खरीद रहे हो, सामान जैसे सस्ता हुआ ज्यादा, जैसे जब 76 था आपने सिर्फ $10 परचेज किया, तो कितना पैसा आपने टोटल इन्वॉल्व किया? 760 रुपीज। जैसे ही 74 हो गया आपने 20 खरीद लिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये वापस 74 से कहां भागेगा? 76 भागेगा। चलो कितना खरीदा था, कितना पैसा लगाया था? 1480। अब देखते हैं ये कितना कमा लिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, okay, so you have involved a sum of how much? 1480, again 76 मेगा हुआ, मेगा होगा तो एज अ सप्लायर सोचिए कि आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा, पहले लगाया कितना था, कमाया कितना, कितना प्रॉफिट हुआ? 40 प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखेंगे, ये होगा डिमांड, ये होगा एक्सचेंज रेट, ठीक है। थिंक फ्रॉम अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू, एक बायर के हिसाब से सोचना, जब रेट बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली आप कम डिमांड करोगे, जैसे ही रेट फॉल किया एज अ बायर आप भागोगे मार्केट में और ज्यादा खरीद लो, हो गया सिंपल। ओके, सो इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसको और चीजें इजी और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए देख लीजिए। मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया कि $1 इज इक्वल टू 76। जब $1 इज इक्वल टू 76 है तो एक्सचेंज रेट यहां है, तो कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है? हम सिर्फ $10 खरीद रहे हैं।
बात समझ में आई? अब जब $1 इज इक्वल टू 74 हो गया तो हमने $20 की डिमांड कर ली। बस सिंपल बात। एक बायर के हिसाब से हम सोचेंगे कि जब सामान महंगा है तो हम कम खरीद रहे हैं, जब सामान सस्ता हो गया तो हम ज्यादा खरीदने लगे। बस क्या क्या पहला? व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स। हाँ, when a foreign currency becomes cheaper in terms of domestic currency, it promotes tourism to that country। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? जैसे मान लो कि $1 इज इक्वल टू 76 है, अभी अचानक $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज हो जाए, हर कोई अमेरिका भागने लगेगा। भाई आप उनके यहाँ जाके सामान खरीदोगे, घूमोगे, खाओगे, पियोगे, कम पैसा खर्च आएगा ना। पहले 76 के हिसाब से आता, अब 50 के हिसाब से आ रहा है। तो जहां पहले 5 लाख रुपए आप लगाते, वहां पता चलता कि 2 लाख की शॉपिंग करके, घूम के, और फिर आप एक करके चले आया। बात समझ में आई? यानी पूरा इलाका आप टहल लिए इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो यही है बस खेल। अच्छा, सप्लाई के केस में अगर हम बात करें, लिख लीजिए, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो अपोजिट हो जाएगा। सप्लाई के केस में ग्राफ कैसे बनाते थे बताओ, बनाइए, कुछ याद है? हाउ इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी वर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ सप्लाई। यानी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई किस किस तरीके से होती है वो तो हमें चर्चा करना है, लेकिन मैं ग्राफ पूछ रहा हूं कि सप्लाई को कैसे आप ड्रॉ करते थे। बनाइए, बना के दिखाइए, बनाओ भाई। सप्लाई का ग्राफ कैसे बनाते थे ये दिखा दो बस मुझको। सप्लाई के केस में आपका सप्लाई और प्राइस के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, इधर देखो, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, सप्लाई हो गई। थिंक फ्रॉम अ सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू। जब एक्सचेंज रेट लेट सपोज कि R0 है, यानी हम $1 बेचेंगे तो इसके बदले हमको कितना पैसा मिलेगा, 74 रुपए। तो हम कितना मार्केट में डॉलर बेच रहे हैं, $10 बेच रहे हैं। थिंक फ्रॉम अ सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू। अचानक से रेट ऊपर भाग गया। ऊपर भागने का मतलब क्या होगा, इधर देखो, $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज हो गया। अब हम $20 सप्लाई करेंगे। ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, और ये लाइन हो जाएगी A और B। सिंपल। बात समझ में आई? बोलो नूतन। नहीं समझ में आई तो फिर से बोलो भाई। देखो, सप्लायर क्या करता है कि जब प्राइस कम मिलेगी उसको तो वो कम सप्लाई करता है, लेकिन जब ज्यादा प्राइस हो जाती है, कल की क्लास में सब लोग थे, कल की क्लास में सब लोग थे, जब मैं एसेंशियल कमोडिटीज समझा रहा था तो यही बात समझा रहा था कि कोई भी सप्लायर अगर जमाखोरी करता है तो उसके पीछे उसका कारण क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तब मैं अपनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब प्राइस कम थी तो मैंने कम सप्लाई किया। भाई अगर मैं $1 पे 74 रुपया पा रहा था तो $10 करूंगा, क्योंकि मुझको पता है कि ये ऊपर जाने वाला है। तो जैसे ही $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज गया, मैंने अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, हो गया। बस कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं, दिस इज अ वेरी सिंपल। ग्राफ पे जाओगे तो लगेगा कि क्या है, दिस इज वेरी, मतलब वही डिमांड और सप्लाई का फंडा लग रहा है, उसके अलावा देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वेरी चैप्टर।